हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर। और आज के लेक्चर में बेटा हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि हमें NAS की तैयारी करने में मदद करेंगे। NAS मैथ्स के लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस समझने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है कि किसी संख्या के वर्गमूल में से एक घटा दें तो 11 आता है। संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करें ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको आगे भी मिलते रहें। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? प्रश्न संख्या 1 हमारे अभी मैंने आपको पढ़ के बताई, किसी संख्या के वर्गमूल में से एक घटा दें। भाई हमने मान लिया हमारी संख्या x है और उसका वर्गमूल करा तो उस पर ये वर्गमूल का निशान आ गया और उसके वर्गमूल में से एक घटा दिया तो क्या कहता है कि 11 आता है, बराबर है 11 आता है। संख्या ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बता दिया है कि संख्या को मैंने x माना, x के वर्गमूल में से एक घटाया तो हमारे पास 11 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको आगे कैसे हल करें? अब ये वर्गमूल x को मैं लेफ्ट में रखती हूँ और बराबर है 11। ये जो एक घटा का है इसे मैं राइट साइड में ले जाऊँ तो ये जमा का हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? तो हमारा बन जाता है वर्गमूल x बराबर है 11 जमा 1 और 11 जमा 1 कितना होता है? 12 होता है। भाई वर्गमूल x का मान आ गया 12। हमें तो संख्या ज्ञात करनी है। ये देखो संख्या, भाई संख्या क्या है? x है। हमें वर्गमूल x पता लग गया तो x का मान निकालने के लिए क्या करो? वर्गमूल हटा दो। तो वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल x से वर्ग कट जाएगा और अब मैं इधर बता रही हूँ तो ये तो बच जाएगा x और ये हो जाएगा 12 का वर्ग और 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 गुना 12 और 12 गुना 12 कितना होता है बच्चों? 144। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 144 आ जाएगी। और हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारी संख्या 144 है। हम इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं। भाई 144 का वर्गमूल करो, कितना आया? 12। 12 में से एक घटा दो, कितना आया? 11। तो हमारे पास यही प्रश्न था कि किसी संख्या के वर्गमूल में से एक घटा दे तो 11 आ जाता है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, चारों ऑप्शन को बारी बारी से पकड़ लो। 100 है आपका, 100 का वर्गमूल करो भाई जल्दी से। 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10। 10 में से एक घटाओ तो कितना आएगा? 9। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। अब 81 को पकड़ो। 81 का वर्गमूल कितना आएगा? 9। 9 में से एक घटाओ तो कितना आएगा? 8। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। और 144 का मैं करके दिखा चुकी हूँ। 169 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा? 13। 13 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा? 12। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तो हमारा सही उत्तर कितना हो गया? 144। तो इन प्रश्नों को हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या, नीचे 4 परिमेय संख्या दी गई हैं। ये देखो, आपको मैं बता दूं, ये दिखने में लग रहा है -13/3, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये डैश का निशान है क्योंकि माइनस से हमारा सवाल हल नहीं हो रहा। तो हमें पूछा गया है कि नीचे ये 4 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी संख्या 13/3 के बराबर है? ध्यान से देखो भाई फटाफट से। ऊपर पहली संख्या है 100/27, सम है विषम है, नहीं कटेगा। 26/6 को देखो, ये 26 है बेटा, ये 6 है। 26 भी सम है, 6 भी सम है। दोनों 2 के पहाड़े में जा रही हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, दोनों को काटा तो कितना आ गया? 13/3। तो 13/3 उत्तर किससे आया? 26/6 से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 26/6। पहले का आंसर था बी, दूसरे का आंसर भी हमारा हो जाता है बी। अब हम करते हैं अपनी एक मिनट भाई, अब हम करते हैं अपनी प्रश्न संख्या 3। किसी क्लास टेस्ट में, ध्यान देना है, किसी क्लास टेस्ट में हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। समझ में आ गई बात?
और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। 3 अंक दिए जाते हैं का मतलब 3 अंक जमा होते हैं। 1 अंक काट दिया जाता है का मतलब 1 अंक घटता है। अब राम एक विद्यार्थी है। राम ने 10 उत्तर सही दिए और 7 उत्तर गलत दिए तो उसे कितने अंक मिले? बहुत आसान सवाल है। देखो भाई, 10 उत्तर सही दिए तो 10 प्रश्नों के, एक प्रश्न के 3 नंबर है बेटा, तो 10 प्रश्नों के कितने नंबर हो गए? 10 तिया 30। लेकिन उसने 7 उत्तर गलत दिए, एक उत्तर का 1 नंबर कट रहा है, तो 7 उत्तर के कितने नंबर कट गए? -7। 30 नंबर जमा के 7 घटा के 30 में से 7 घटा दो तो कितना आ जाता है? 23 आ जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर है बेटा वो कितना हो जाएगा? 23। फिर से मैं बता देती हूँ आपको, 10 प्रश्न सही हैं तो 3 से गुणा कर दो, 30 अंक मिले। 7 प्रश्न गलत हैं, एक प्रश्न का -1 कटता है, तो 7 प्रश्न के -7, 30 -7 हो गया 23। तो हमारा सही उत्तर ए पार्ट 23 आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या है? पहली 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है? अब इसके लिए बेटा जी आपको पूर्ण संख्या का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 7वीं क्लास में, 6ठी में भी आ जाता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4, ये हो गई पहली 5 पूर्ण संख्याएं। इन्हें जोड़ दो, मुँह ज़बानी जोड़ है भाई इसका। देखो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना आ गया? 10। तो हमारा जोड़ कितना आया? 10। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने सरल, कितने आसान प्रश्न हैं ये। इसका उत्तर 23 था, इसका उत्तर 10 आ गया है। अब हम भाई आगे बढ़ते हैं अपनी प्रश्न संख्या 5 पर। मैं फिर कह रही हूँ, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 5वां प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 2/3 है, ध्यान देना भाई ये आयत है, ठीक है, आयत की लंबाई 2/3 है, आयत की चौड़ाई 1/3 है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? भाई परिमाप का सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि चारों तरफ का माप। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि परिमाप होता क्या है। परिमाप होगा चारों ओर का माप, ठीक है भाई। किसी भी आकृति का ये चारों ओर का माप, मैं डबल कर रही हूँ इसको, ये देखो चारों तरफ। मान लो मैंने इस पर तार लगाना है, मान लो मैंने इस पर एक तार लगाना है, तो मैं ये तार इसके चारों तरफ लगाऊंगी, तो ये जो तार की लंबाई आएगी, ये जो तार की लंबाई यहाँ आ रही है वो इसका परिमाप है। वैसे तो आयत के परिमाप का अपना सीधा सा फॉर्मूला होता है। आयत के परिमाप का सीधा सा फॉर्मूला होता है कि भाई अपना 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है ना। कैसे भाई? ये एक लंबाई हो गई L, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, तो परिमाप हमारा हो जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी कि 2 ब्रैकेट L जमा B। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद है उनके लिए 1 ही मिनट का प्रश्न है। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है वो इस बात को समझें कि चारों भुजाओं को जोड़ देना है। ये भी 2/3 होगी और ये इधर वाली भी 1/3 होगी, तो इन चारों को हमने जोड़ देना है। तो अब मैं फटाफट से आपको इसको हल करना बता देती हूँ। लंबाई 2/3 है, L से डिनोट करते हैं लेंथ से, चौड़ाई 1/3 है, तो जो आपका परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि 2 ब्रैकेट लंबाई हो गई 2/3, चौड़ाई हो गई बेटा जी 1/3, और 2/3 और 1/3 लघुत्तम सेम है, तो ये हो जाएगा 3/3। तो ये हो जाएगा, हाँ यही करती हूँ भाई मैं, 2 ब्रैकेट 3/3, ठीक है भाई, 2 और 1 3,
3 से 3 कट के 1 आ गया और 2 एकम आपका कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। मैं फिर से जल्दी से एक बार करके दिखाना चाहूँगी, थोड़ा होचपोच हो जाता है स्क्रीन पर। 2/3 जमा 1/3, 2 ब्रैकेट में ये बन गया 3/3, 3 से 3 कट के 1 आ गया, 2 के ब्रैकेट में 1 किया तो 2 आ गया। तो हमारा परिमाप 2 आएगा, जो कि सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी प्रश्न संख्या 6 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर ध्यान से देखना भाई, ये एक ऊपर है, उसके बटे में फिर 1 जमा फिर 1/3 जमा 1/5। अब जैसे मैं लिखती जा रही हूँ, मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। तो सबसे पहले हमने इस हिस्से को हल करना है, तो इसे मैं अलग से हल करके दिखाती हूँ। 3 जमा 1/5, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो भैया 1 लगा लो, 5 लघुत्तम आ गया, 1 5 5 और 5 3 15, 5 से 5 कटकर 1 आ गया और ये बन गया 16/5। अब आपने ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट है ये 16/5 है। आपने साथ साथ अपना नोटबुक लेके चलनी है, जो भी मैं यहाँ आपको बता रही हूँ वो सब आपने अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है। तो ये हो गया 1 जमा 1/, इसका हल अभी अभी मैंने आपको बताया कितना हुआ, 16/5। कितना हुआ भाई, 16/5। ये 16/5 है। अब ध्यान देना, अब हम इस पूरे को हल करते हैं। ये है 1/16/5, 1/16/5। 1 के बटे में जो भी रकम है, जब इसको उलटोगे तो ये उल्टी हो जाएगी और ये बन जाएगा 5/16। तो ये जो पूरी ब्रैकेट अब मैं यहाँ लगा रही हूँ ये बन जाएगी 5/16। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम इस पूरी ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 1 जमा 5/16। फिर कह रही हूँ अपनी नोटबुक साथ रखें, जो जो मैं करवा रही हूँ वो नोटबुक में साथ साथ करते चलें। 1 ऊपर रह गया, नीचे अब हमने लघुत्तम ले लेना है 16, 16 एकम 16 और ये 5 यूं का यूं आ जाएगा और नीचे ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 16 और 5 जुड़कर बन गया 21/16। अब ये 1 के बटे में है तो ये उल्टा होकर हो जाएगा 16/21 और हमारा सही उत्तर डी आ जाएगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन था, मैं कहूँगी थोड़ा सा कठिन था, लेकिन जब आप इसे नोटबुक में करोगे तो ये आपको सही से समझ आ जाएगा। तो 16/21 हमारा सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 क्या कहती है कि x का मान ज्ञात करो। ये हमारा सवाल है। हम देखते, देखो इसमें ना थोड़ा सा जो है ये छपा हुआ है, इसमें थोड़ी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं। पहली रकम है 3/8, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3/8। अब आप देखो कि बाहर भी घटा है और अंदर भी घटा है, तो ये दोनों बन गया जमा का 17/4 हो गया और ये बन गया जमा का x बराबर है। यहाँ ध्यान देना भाई, भिन्न तोड़ेंगे, -1 सही 9/24, 24 एकम 24 जमा 9 कितना होता है भाई, 24 जमा 9 कितना होता है बेटा 33। तो ये बन जाएगा माइनस का 33/24। तो राइट में आ जाएगा माइनस का 33/24 हमारा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो मैं एक बार जल्दी से इरेज कर देती हूँ। तो राइट साइड में हमारा भिन्न तोड़कर मिश्रित भिन्न थी, उसको साधारण भिन्न में बदला, तो माइनस का 33/24। अब हम इस ब्रैकेट को हल कर रहे हैं। 8 और 4 का लघुत्तम आएगा 24, तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9 जमा 4 छिक 24, 24 को 4 से भाग करेंगे, 4 छिक 24 और 17 छिक का ये आ गया 102 ब्रैकेट में जमा x बराबर है माइनस का 33/24। ध्यान देना है भाई, 102 जमा 9 111/24, यहाँ पार्टीशन कर रही, यहाँ करा रही हूँ मैं, 111/24 जमा x बराबर है, ये रकम हमारी है माइनस का 33/24। ये हमारा फाइनल आ जाता है, जिसे अब हम यहाँ पर हल करेंगे।
ये अब मैंने बेटा आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है और यहाँ से हमने x का मान निकालना है, तो x को हम बाईं तरफ ही रखते हैं और ये जो 111/24 है इसे मैं दाईं तरफ ले जाऊंगी। जब भी कोई संख्या लेफ़्ट से राइट में जाती है तो चिन्ह बदल जाता है। ये तो अपना राइट साइड में है तो ये तो ऐसी की ऐसी रह जाएगी -33/24 और ये जो 111/24 है ये राइट में चला जाएगा -111/24। क्योंकि दोनों का लघुत्तम समान है तो ऊपर ऊपर वाली रकम जुड़ जाएगी, तो माइनस का 111 और माइनस का 33 समान चिन्ह है, राशियां जुड़ जाएंगी और माइनस का 144/24 आ जाएगा। 24 छिक्का 144 और माइनस आगे आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा -6। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए पार्ट यानी कि -6 आ जाएगा। समझ में आया भाई आपको? ये आगे बढ़ते हैं अब हम। बहुत ही आसान प्रश्न है अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें। यदि x का 33%, यदि x का 33% 66 हो, प्रश्न को समझो, x का 33% बराबर है 66। मैंने उसको मैथ में लिख दिया। तो x का मतलब तो x, का मतलब गुणा, 33% का मतलब हो गया 33/100 बराबर है 66। भाई प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लगा देते हैं। कितना आसान प्रश्न हो गया। अब ये, अब x को तो लेफ्ट में रखो, बराबर है 66 भी राइट में है ऐसे का ऐसा, और ये जो 33/100 दूसरी तरफ जाएगा तो 100 तो ऊपर चला जाएगा और हमारा जो 33 है वो ऊपर था वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। अभी हो गया 33 दूनी 66 और 2 की और 100 की गुना कर दो तो x का मान कितना आ जाएगा 200। x का उत्तर आ गया 200। अब हम देखते हैं कि 200 कहाँ है, तो 200 हमारा सी पार्ट है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर सी। इसका ये था ए हमारा। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम अगला प्रश्न, ये देखो, अब देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 9, 983 का वर्ग, ध्यान देना भाई, 983 का वर्ग घटा 17 का वर्ग मान ज्ञात करो। हमें ये वर्ग नहीं खोलने, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, a की 2 घटा b की 2 बराबर है a जमा b ब्रैकेट a घटा b। कितना आसान है। तो अब हमारा सवाल है 983 का वर्ग घटा 17 का वर्ग। आप जरा तुलना करें बेटा, एक बार आप तुलना करो कि ये देखो a की जगह तो 983 आ रहा है और b की जगह 17 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बराबरे में क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाकर a की जगह तो लिख देते हैं 983 पढ़ना भाई इसको, जमा का 17 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर a की जगह लगाया 983 घटा का 17। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आपको। अब आगे देखो, अब 983 जमा 17 जोड़ दो, 7 और 3 10, हासिल पाई 1, 8 और 1 9 और 1 10 और हासिल पाई 1 और 9 और 1 10, 1000 आ गया। कितना आसान हो गया। और 983 में से 17 घटाओ तो भैया 13 में से 7 गए 6, 7 में से 1 गए 6 और ये हमारा बच गया 9। तो 2 रकम बन गई 966 गुणा 1000। अब भाई 966 को 1000 से गुणा करोगे, अब मेरे पास यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो ये उत्तर मैं इस तरफ लिख रही हूँ। तो ये बन जाएगा 966 के पीछे 3 जीरो आ गई, यानी कि 9,66,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने सिर्फ ये छोटी सी आइडेंटिटी अगर हमें याद है तो ये कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। a की 2 घटा b की 2 बराबर है a जमा b, a घटा b, 9,66,000। अब हम देखते हैं 9,66,000 ये रहा हमारा सही उत्तर। तो हमारा सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखें। निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करो। जल्दी से देखो, ये हमें एक त्रिभुज दे रखा है बेटा, ये हमें एक त्रिभुज दे रखा है। 1 मिनट के लिए भाई, ये हमें एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज में ये दोनों तो आंतरिक कोण हैं और ये बाह्य कोण है। हमारे पास एक छोटा सा नियम होता है कि अगर आपका कोई भी त्रिभुज है, ध्यान देना भाई, हाँ, इस त्रिभुज का नाम मैं रख दूं A B C,
ये कोण अगर x है, ध्यान देना ये कोण y है, और ये बाह्य कोण अगर z है, बाह्य, तो कोई भी बाह्य कोण उसके सामने वाले दोनों आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होता है, ध्यान रखना है। यानी z का जो मान है, जो बाह्य कोण है, जो बाह्य कोण है z, ये किसके बराबर है, x जमा y के बराबर है। तो इसी नियम का प्रयोग करते हुए ये 135 हमारा बाह्य कोण है, तो हम लिखेंगे 135 बराबर है ये वाला कोण यानी कि x जमा 2, ठीक है भाई, जमा ये वाला कोण यानी कि x जमा 3। इसे हल कर दो भाई, x जमा 2 जमा x जमा 3, ब्रैकेट खोल दी, x और x जुड़कर कितना हो गया 2x, 2 और 3 जुड़कर कितना हो गया 5, और लेफ्ट में हमारा कितना चल रहा है 135। इस 5 को उठाकर इस तरफ ले आओ तो घटा हो जाएगा, 135 घटा 5 बराबर है 2x। 135 में से 5 घटाओगे, यहाँ कराती हूँ मैं, तो कितना बचेगा 130 बराबर है कितना है 2x। x का मान निकालना है तो 2 को फिर जगह बदल दो तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 130 बटा 2 बराबर है x। 2 से इसको काट दो तो ये कितना बन गया 65 डिग्री। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 65, 65 है भाई, ये 65 पढ़ना, इसको 130 को 2 से भाग करोगे तो 65 आएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ये डी पार्ट, सी पार्ट हो जाएगा 65 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम देखते हैं अपनी प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, 10% की छूट के बाद, 10% की छूट के बाद एक उपहार का मूल्य 500 रुपये हो जाता है। ठीक है भाई, कोई उपहार है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य समझें। अंकित मूल्य, मान लो ये आपने अपने मित्र के लिए कोई उपहार खरीदा डब्बे में और इसके ऊपर x रुपये प्राइस लिख रहा है, तो ये अंकित मूल्य है। अंकित का मतलब ये मूल्य इस पर छपा हुआ है, ये मूल्य इस पर छपा हुआ है, और इस पर हमें मिल गई भैया 10% की छूट। ठीक है, तो अंकित मूल्य हो गया x, जो हमें छूट मिली है वो कितनी मिली है x का 10%। ध्यान से समझना, यानी कि x गुणा 10 बटे 100, 0 से 0 कट गई, x बटा 10 की हमें छूट मिल गई। ये हमारी कीमत थी, ये हमें छूट मिल गई, तो प्राइस कितना हो गया, ये कुल कीमत थी, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो x घटा x बटा 10। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये असली कीमत उस पर छपी हुई थी, इतने रुपए की हमें छूट मिली, और छूट के बाद उपहार का मूल्य हो गया 500 रुपये। अब इसे लघुत्तम लेकर हल कर दो, यहाँ 10 लघुत्तम लिया, 10 एकम 10, और ये हो गया 10x घटा x बराबर है 500। 10x में से x गया तो ये बना 9x बटा 10 बराबर है 500। अब मैं ये हल करवाती हूँ आपको, 9x बटा 10 बराबर है 500, तो 9x बटा 10 बराबर है 500, 9x बराबर है 500 गुणा 10, क्योंकि 10 यहाँ से जब राइट साइड में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और x को फिर हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 500 गुणा 10 हो चुका है भाई 5000, और ये 9 यहाँ आकर नीचे आ जाएगा, 5000 को 9 से भाग कर दो। अब भाई ये भाग करनी 8वीं क्लास के बच्चे को आनी चाहिए, फिर भी मैं आपको यहाँ करके बता रही हूँ भाग। ठीक है भाई, तो ये आ गया 9 पंजे 45, 10 में से 5 गए 5, फिर ऊपर से उतारा 0, फिर 9 पंजे 45, फिर 10 में से 5 गए 5। ठीक है भाई, 10 में से 5 गए 5, फिर उतारा 0, फिर 9 पंजे 45 और 0.5, यानी कि हमारा जो उत्तर आएगा 5000 बटे 9 का वो आएगा 555.5 रुपये। तो वो हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी पार्ट आ रहा है, बी पार्ट आ रहा है। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार दूसरे ढंग से और आपको जल्दी से बताती हूँ कि मान लिया अंकित मूल्य है 100 रुपये। ठीक है भाई, अंकित मूल्य है 100 रुपये, अंकित मूल्य है 100 रुपये, कितने की छूट होगी 10% की। अब 100 का 10% कितना हो गया 10 रुपये, 100 के सामान पे 10 की छूट हो गई तो कितने में पड़ गया 90 में। ठीक है भाई, ध्यान देना। अब अगर 90 में हमें पड़ रहा है तो अंकित
तो नहीं, हाँ, तो अंकित मूल्य कितना था भैया 100 रुपये। एक में पड़ रहा है तो अंकित मूल्य हो गया 100/90। और वो सामान अगर हमको 500 में पड़ रहा है बच्चों, तो वो अंकित मूल्य हो गया 100/90 गुणा 500, वही 5000/9 यानी कि 555.5 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हो। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12। यदि 6 किलोग्राम टमाटर 30 रुपये के हैं तो 45 रुपये में कितने टमाटर आएंगे। आप इस प्रश्न को अनुपात से भी कर सकते हो, और अनुपात से ही करो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। कि ये तो हो गया, यहाँ लिखती हूँ मैं, ये तो हो गया किलोग्राम, मतलब वजन उसका, और ये हो गए रुपए। भाई जितने रुपए ज़्यादा होंगे उतने का ही टमाटर आएगा। फिर ये हो गया किलोग्राम और ये हो गए रुपए। 6 किलोग्राम टमाटर आ रहे हैं 30 रुपये के। और बेटा जी ये अनुपात है भी, हाँ ठीक है, और समानुपात है ये, और ये अनुपात है। और यहाँ पर 45 रुपये में कितने टमाटर आएंगे, तो माना x टमाटर आएंगे 45 रुपये में। ये समानुपात है भाई, ठीक है ना। 30 रुपये में 6 किलो टमाटर आ रहे हैं, तो 45 रुपये में टमाटर ज़्यादा आएंगे कि कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे। तो कीमत बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है, तो ये सीधा समानुपात है। तो इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा के हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मध्य पदों की गुणा, मध्य पदों की गुणा 30 गुणा x बराबर है अंतिम पदों की गुणा 6 गुणा 45। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। अभी मैं इसको दोबारा लिखती हूँ यहाँ इरेज करके। ये हो गया 30 गुणा x बराबर है 6 गुणा 45। x क्या आ जाएगा 6 गुणा 45/30, काट दो, 6 पंजे 30, 5 नेम 45, यानी कि 9 किलो टमाटर आ जाएंगे 45 रुपये में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, बड़े सरल सरल से प्रश्न है, थोड़ा आपने बस ध्यान रखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर कर लो, ऐसे ही और वीडियो में आगे डालती रहूँगी। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ठीक है भाई, लड़के 5 है तो लड़की 3 है। अगर लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 अधिक है, ठीक है, जब भी अनुपात का सवाल आए 5:3 है, तो लड़के मान लो कितने हैं 5x हैं, लड़कियां मान लो कितनी हैं 3x हैं। ठीक है, ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं। अब क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं एक बार लिख दूं, बॉयज़ 5x ले लिए हमने, गर्ल्स 3x ले ली। लड़के लड़कियों से 10 ज़्यादा हैं, लड़के बराबर है लड़कियों से 10 ज़्यादा हैं। ठीक है, समीकरण तभी बनेगा, हम समीकरण से भी कर सकते हैं। जो लड़के हैं वो लड़कियों से 10 ज़्यादा है। अब लड़के कितने हैं भैया 5x हैं, ये देख लो, बराबर है लड़कियां कितनी हैं 3x हैं, ये देख लो, जमा में 10। x को उठा के एक तरफ ले आओ तो ये बन गया 5x घटा 3x बराबर है 10। 5x में से 3x गया, कितना बच गया 2x बराबर है 10। इसे यहाँ हल कर दो, 2x अगर 10 है तो x कितना हो जाएगा 10/2, यानी 2 पंजे 10, यानी 5 आ गया। किसका मान 5 आया है ये ध्यान रखना है, x का मान 5 आया है। ठीक है भाई, अब बॉयज़ हमारे हैं 5x, गर्ल्स हमारी हैं 3x, और बेटा जी x का मान कितना आया है 5, ये 3 है। तो बॉयज़ कितने हो गए 5, x की जगह 5 रख दो, 5 गुणा 5 यानी 25, तो बॉयज़ हो गए हमारे। और 3x लड़कियां हैं तो 3 गुणा 5 यानी 15 लड़कियां हो गई। तो 25 और 15 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में आपने जवाब देना है 25 गुणा 15, तो डी हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई हम प्रश्न संख्या 14 पर। x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। ये मैं आपके लिए थोड़ा इसको और भी बड़ा कर रही हूँ, ध्यान से देखें। ये क्या है, ये एक सरल रेखा है, और ये जो पूरा कोण मैंने अभी बनाया है ये कितने डिग्री का 180, और ये कोण इन 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि इन तीनों भागों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 180। तो जोड़ दो भाई, x जमा 20, बीच का कितना है जमा x, मुजबानी है वैसे ये, जमा x जमा 40, तीनों का जोड़ कितना हो गया 180। x x x कितना हो गया बेटा 3x। एक मिनट भाई मैं कलर चेंज कर देती हूँ जरा पेन का ना, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। 3x जमा
3x जमा ये हो गया 20 और 40 कितना हो गया 60। 3x जमा 60 बराबर है 180। 60 को राइट साइड में ले जाओ तो 3x हो गया बेटा जी 180 घटा 60 यानी कि 120। 3x किसके बराबर आ गया 120। 3x आ गया 120 के बराबर, तो x किसके बराबर आ गया 120 बटा 3 यानी कि कितना डिग्री हो गया 40 डिग्री। x कितना आ गया 40 डिग्री। हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब ये भी देख लो, प्रश्न पढ़ लो। हमें तो भाई x का ही मान ज्ञात करना था, तो x का मान हमारा कितना आ गया 40, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है बी पार्ट। आपने इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो कंप्लीट एंगल है ये 180 है, ये जो कंप्लीट एंगल है ये 180, इन तीनों को जोड़ा हल किया तो बी का मान आ गया 40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न, यदि दो वर्गों की भुजाएं 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बड़ा ही सरल प्रश्न है, बड़ा ही सरल। कैसे है भाई ये सरल, अब देखो जरा कि दो वर्ग हैं, ठीक है, ये पहला वर्ग है, इसकी भुजा 2.5 है, दूसरा वर्ग है, इसकी भुजा 5 है। हमें क्या करना है, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी 2.5 को 2.5 से, तो ऊपर हमने पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2.5 गुणा 2.5 बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5 गुणा 5। ठीक है भाई, हमें वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब a अनुपात b भी होता है और a बटा b भी होता है। हम किसी भी तरीके से अनुपात को दिखा सकते हैं। तो हमने ऊपर तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखा, नीचे दूसरे का। अब ये कट रहा है, जिनको दशमलव में दिक्कत हो तो इस 2.5 को 25 बटा 10 कर देना, तो ये हो जाएगा 25 बटे 10। 1 5 पहले से है, 1 5 पहले से है, दूसरे 2.5 को भी कर देना 25 बटे 10। फटाफट काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और बेटा जी 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो ऊपर 1 बच गया और नीचे 2 दूनी 4 बच गया। और वैसे भी ये बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, 2.5 गुणा 2.5, 2.5 का दुगुना 5 होता है, मोटा सा मैथ लगाएं तो 2.5 दूनी 5 और 2.5 दूनी 5, ऊपर 1 बच गया, 1 बटा 4, इसे मैं लिख सकती हूँ 1 अनुपात 4। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आप इन प्रश्नों को मैं बार बार सजेस्ट कर रही हूँ, नोटबुक में साथ साथ करें। अब है भाई प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, राम ने 100 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे, जिनमें 10 बल्ब खराब थे। शेष बल्बों को 15 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न की राशि को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ये मैं बार बार कहती हूँ हर बच्चे को। देखो, राम ने 100 बल्ब खरीदे और प्रति बल्ब का मतलब एक बल्ब 10 रुपये का है, तो 100 बल्ब कितने के हो गए भाई 1000 के। सिंपल सा मैथ है, एक बल्ब 10 का है तो 100 बल्ब कितने के हो गए 1000 के, यानी उसको 1000 रुपये देने पड़े खरीदने के लिए, क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपये। आगे बढ़ें। अब 100 में से 10 बल्ब खराब थे, 100 में से 10 खराब थे तो भैया वो तो बिकेंगे नहीं, तो बिकने के लिए कितने बल्ब बच गए 90 बच गए। अब वो 90 बल्ब, एक बल्ब 15 रुपये का बेचा उसने, तो 90 बल्ब कितने के बिके 90 गुणा 15, 15 निम्मा होता है 135, तो 1350 रुपये के बिक गए। सिंपल सा देखो हिसाब लगाओ, 1000 रुपये के बल्ब खरीदे, क्योंकि 100 बल्ब खरीदे, एक बल्ब 10 रुपये का पड़ा। भाई 100 बल्ब खरीदे, एक बल्ब 10 रुपये का पड़ा, तो कीमत हो गई 1000 रुपये। फिर 10 बल्ब खराब निकल गए तो वो नुकसान की भरपाई करनी थी, तो 15 रुपये का एक बल्ब बेच दिया। बल्ब कितने बचे 90, हर बल्ब बेचा उसने 15 रुपये का, तो 1350 में बिक गए। अब 1000 में खरीद के 1350 में बेच रहा है, तो लाभ है या हानि, पहले तो ये बता दो। अब आप खुद 1000 रुपये की चीज़ लाओ और 1350 में बेचोगे तो फायदा ही तो होएगा ना। तो कितने रुपए का फायदा हो गया। लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, 1350 में से 1000 घटाओगे तो 350 रुपये का उसको लाभ हो गया।
यहाँ तक समझ आया? इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब उसको 1000 रुपये के ऊपर जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 350। प्रश्न है लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ तो हमें पता लग गया, हो गया ये। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? सिंपल सा फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो बेटा जी लाभ कितना हो रहा है? 350 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो। 35% लाभ उस बंदे ने ले लिया इस सारी बिक्री पर। तो हमारा उत्तर हो गया भाग बी, 35% लाभ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक ऐसी संख्या है जो अपने घन के बराबर है परंतु वर्ग के बराबर नहीं है। फटाफट कर ले। अरे मैंने आपको क्या बताया कि कई बार हमें सीधा हल कर लेना चाहिए। 1 को पकड़ो, 1 का घन करो तो 1 आया और 1 का वर्ग करो तो 1 आया। अगली संख्या 0 पकड़ो, 0 का घन करा तो 0 आया और 0 का वर्ग करा तो 0 आया। ठीक है, अपने घन के बराबर भी है ये और अपने वर्ग के। -1 का घन करा तो ध्यान देना है -1 आएगा और -1 का वर्ग करा तो +1 आएगा। मुझे ये सवाल ही थोड़ा गलत लग रहा है। 3 का घन करा तो 27 आएगा। नहीं, गलत नहीं है, वे ध्यान से देखें। और 3 का वर्ग करा तो 9 आएगा। सारी बातें समझ ली। अब हमारा प्रश्न क्या है उसको समझो। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो अपने घन के तो बराबर है पर वर्ग के बराबर नहीं है। एक तो अपने घन के भी बराबर और वर्ग के भी। ठीक है, तो एक तो हमारा उत्तर है नहीं। 0 अपने घन के भी बराबर है और वर्ग के भी बराबर है। ठीक है, तो 0 भी हमारा उत्तर नहीं है। 3 ऐसा हो गया जो ना घन के बराबर है ना वर्ग के, तो 3 भी हमारा उत्तर नहीं है। -1 ऐसी संख्या है जो घन के बराबर है। देखो भाई ध्यान से, घन के बराबर है। -1 का घन -1 ही आ रहा है, -1 का घन -1 ही आ रहा है, लेकिन -1 का वर्ग -1 नहीं आ रहा, तो वो अपने वर्ग के बराबर नहीं है। तो वो संख्या -1 होएगी और हमारा सही उत्तर डी पार्ट आएगा। सही उत्तर डी पार्ट आएगा। 3 जो है, 3 तो इस दौड़ से बाहर है क्योंकि ना तो वो अपने घन के बराबर है ना वर्ग के। तो 3 तो दोनों में से किसी भी शर्त को पूरा करता नहीं है। तो सही उत्तर हमारा डी पार्ट है -1। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे ये लास्ट 3 प्रश्न हैं। ये है प्रश्न संख्या 18। किसी समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। समलंब क्या होता है मैं बता दूं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई 2 भुजाओं का जोड़ा तो समानांतर होता है, 2 भुजाएं असमानांतर होती हैं। ठीक है भाई, तो ये कहता है इसका क्षेत्रफल 480 है, यानी इसने जो ये सारी जगह अंदर की घेर रखी है 480 है। यदि समानांतर भुजाएं बराबर हों, समानांतर तो भैया ये दोनों है, ये दोनों बराबर है, तो ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो इसको भी x मान लिया और इसको भी। और इसकी जो ऊंचाई है, समलंब की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 15 मीटर है। ध्यान से समझें भाई इस बात को। ये आकृति मैं यहाँ बना देती हूँ छोटी सी कि समलंब ऐसा है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये x है, ये x है और ये समलंब की ऊंचाई है जो कि कितनी दे रखी है? 15 मीटर। समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 480 वर्ग मीटर। तो आपने समलंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेटा समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, गुणा ऊंचाई। या मैं पहले लिख देती हूँ, चलो आपके लिए एक बार फॉर्मूला। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का जोड़, समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? 480 बराबर है 1/2 ब्रैकेट समानांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, उनका जोड़ x जमा x ब्रैकेट में, और ऊंचाई कितनी है? 15।
अब इसे हल कर लो। ये जो 2 नीचे है इसको तो लेफ्ट में ले जाओ, ये हो गया 480 के गुणा में। ये जो 15 गुणा में है ये यहाँ आकर हो जाएगा भाग में, और बराबर है x और x का जोड़ हो जाएगा 2x। अब आपने इसको हल करना है तो 15 तिये 45, 8 में से 5 गए 3, और 15 दूनी 30, ये आ गया 32 दूनी 64 बराबर है 2x। अब इस 2 को नीचे ले आओ 64 के, हमारा फाइनल आया 64 बराबर है 2x। ठीक है, इसको मैं अब आगे लिख रही हूँ 64 बराबर है 2x, तो ये बन गया 64/2 बराबर है x। 2 को 64 से काटोगे तो 32, तो x का मान आ जाएगा 32 मीटर। तो हमारी जो समानांतर भुजा है वो कितनी हो जाएंगी, 32 मीटर लंबाई की आ जाएंगी। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन फिर से बताऊंगी। अगला प्रश्न है बेटा हमारा प्रश्न संख्या 19। पाइथागोरस त्रिक में एक त्रिक 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है भाई, समकोण, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं उसकी, ठीक है भाई, तीनों भुजाएं मिलकर पाइथागोरस प्रमेय को क्या करती हैं, संतुष्ट करती हैं कि भाई ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये 3 का जो ट्रिपलेट होता है, तिकड़ी होती है, उसे हम त्रिक बोलते हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक भी भुजा की लंबाई हमें पता है तो हम उस त्रिक की यानी तिकड़ी की यानी ट्रिपलेट, इंग्लिश में तो इसको भाई ट्रिपलेट बोल देते हैं कि 3 का जोड़ा हो गया। ठीक है ना, जोड़ा तो वैसे 2 का ही होता है। तो इन तीनों में से अगर हमें कोई भी एक भुजा पता है तो हम बाकी की तीनों ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके अध्यापक ने अगर कराया होगा तो आप ध्यान करें, एक होता है 2m, m कोई संख्या है, दूसरा होता है m² -1 और तीसरा होता है m² +1। अगर जो भी हमें त्रिक का एक भाग सम दे रखा है, मान लो 6 दे रखा है तो 6 सम है, तो 6 को मैं 2m मान लेती हूँ। मैंने मान लिया कि 2m बराबर है 6 है, तो m बराबर है बेटा कितना हो गया, 6/2 यानी कि कितना हो गया 3। m का मान 3 आ गया। अब इस 3 को मैं यहाँ रखती हूँ तो ये बनेगा 3 का वर्ग घटा 1 और ये बनेगा 3 का वर्ग जमा 1। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, इसको मैं यहाँ बताती हूँ एरो लगा के, तो 9 घटा 1 कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9 जमा 1 यानी कि 10। समझ में आई ये बात आपको भाई? ध्यान से देखें जरा मैंने क्या किया है। हमने सबसे पहले इसको हमने 1 मिनट भाई, सबसे पहले हमने 2m बराबर है 6 लिया तो m कितना आ गया 3 आ गया। उसकी मदद से हमने m² घटा 1 का मान निकाला जो कि 8 आ गया, और फिर हमने m² जमा 1 का मान निकाला जो कि 10 आ गया। तो 3, 8 और 10 ये हमारे पाइथागोरियन त्रिक बन गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, अब ये पूछ रहा है उसका कर्ण क्या होगा, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना वही कर्ण होगी। तो हमारा जो कर्ण का माप आएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये पाइथागोरियन त्रिक के लिए आपको ये याद रखना है 2m, m² -1 और m² +1, और कोशिश करें कि जो सम संख्या है उसे 2m के बराबर रखें। त्रिक का कोई भी एक भाग दे रखा है तो उसे 2m के बराबर रखें, m आ जाएगा। m आने से बाकी 2 भुजाएं आ जाएंगी, उनमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारा कर्ण कहलाएगा। और अब हम करते हैं इसी प्रश्न का, इसी अपने सेट का लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी बहुफलक में, बहुफलक का मतलब पंचभुज, चतुर्भुज और भाई नहीं, और ये इस तरह की हमारी जो भी आकृतियाँ, बहुफलक नहीं, पंचभुज चतुर्भुज नहीं भाई, जैसे हमारा घन हो गया, हमारा घनाभ हो गया, इस तरह से हमारी बहुफलकीय आकृतियाँ होती हैं, उनमें 20 तो फलक हैं। ठीक है भाई, अब आपने याद रखना है आपकी बुक में एक ऑयलर सूत्र है, उसमें फलक को f कहा जाता है, फेस, अंग्रेजी में फेस बोलते हैं। तो 20 हैं। किनारे, 1 मिनट भाई ये दिख नहीं रहा तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा, 30 किनारे हैं। ठीक है, फलक 20 है तो फलक को f कहते हैं, फेस कहते हैं जो कि 20 है। 30 किनारे हैं, किनारे को इंग्लिश में एज कहते हैं जो कि 30 है। तो शीर्ष बताओ, तो शीर्ष को इंग्लिश में वी कहते हैं जो कि हमने ज्ञात करना है। तो आप अपनी बुक में अगर देखोगे तो ये इसमें एक ऑयलर
सूत्र है, ऑयलर का सूत्र है जो इसी के लिए स्पेशल लागू होता है। वो सूत्र क्या है कि F जमा V घटा E बराबर है 2। ठीक है भाई, एक बार मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। F जमा V घटा E बराबर है 2। अब शर्त ये है कि आपको F, V और E का मतलब पता होना चाहिए। अब F का मतलब है फलक जो कि 20 है, V का मतलब है शीर्ष जो कि हमें नहीं पता, और E का मतलब है एज यानी किनारे जो कि 30 हैं, और बराबर में 2। हल कर दो। इस 30 को उठा के राइट में ले जाओ, जमा का हो जाएगा 20 जमा V बराबर 2 जमा 30 कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया। तो 20 जमा V बराबर आ गया 32। अब इस 20 को उठा के राइट में ले जाओ तो V आ जाएगा 32 घटा 20, और 32 में से 20 गए तो कितना आ जाएगा? 12। तो हमारे कितने वर्टेक्स हो जाएंगे? 12। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा बेटा जी वो ये ए पार्ट आ जाएगा 12। तो यहाँ आपने ये ऑयलर का सूत्र लगाना था। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर था मैथ का। आगे आपके अन्य भागों के आ जाते हैं। तो यहीं पर अब मैं इस लेक्चर को एंड करना चाहूँगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू बेटा जी, थैंक